नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने जो है हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में पहुंचे और इस मौके पर उन्होंने प्री बजट पर विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों और प्रगतिशील किसानों के साथ में चर्चा की। साथ ही उन्होंने बागवानी क्षेत्र से जुड़े एफपीओ से संबंधित किसानों से भी चर्चा की और इसके बाद मुख्यमंत्री ने एग्री टूरिज्म सेंटर फेज 2 का उद्घाटन किया। इस मौके पर कृषि एवं किसान कल्याण, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन विभाग मंत्री श्याम सिंह राणा, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री रणवीर गंगवा और विधायक रणधीर पनिहार और विनोद भ्याणा भी जो है मौजूद रहे। वहीं पोषण की सांस्कृतिक परंपराओं और आधारित पोषण उत्सव कार्यक्रम में उपस्थित प्रगतिशील किसानों, एफपीओ और कृषि वैज्ञानिकों को संबोधित किया और मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्री बजट बैठक में किसानों, वैज्ञानिकों के साथ में बैठकर चर्चा की गई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज सुबह प्री बजट कंसल्टेशन का कार्यक्रम था, जिसमें हमारे सभी किसान भाई, चाहे पशुपालन से हैं, कृषि से हैं, बागवानी से हैं, मत्स्य पालन से हैं, साथ में हमारे एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट्स, कृषि विभाग के अधिकारीगण, सभी से विस्तार से चर्चा की गई और जो भी सुझाव किसानों ने दिए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरी टीम जो हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उन चीज़ों को सम्मिलित करके बजट में जरूर उनको डालेगा, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। आज देखिए, प्री बजट को लेकर के हम कुछ सुझाव किसानों से, एफपीओज जो चला रहे हैं, प्रगतिशील हमारे किसान हैं, हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं, ऐसे जो हमारे अन्य डेयरी के अंदर फार्मिंग जो लोग कर रहे हैं या मत्स्य पालन कर रहे हैं, ऐसे सब लोगों के आज हमने बजट के लिए सुझाव आमंत्रित किए थे। बहुत अच्छे सुझाव उन लोगों के हमारे पास आए हैं। हमें इस बात का ध्यान में हम रखते हैं कि हरियाणा का लगभग 70% किसान 2 एकड़ 2.5 एकड़ का किसान है। उधर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने परीक्षाओं की तिथियों की घोषणा की है और आपको बता दें कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के उप सचिव ओम प्रकाश निम्मीवाल ने जानकारी दी। ओम प्रकाश निम्मीवाल ने बताया कि सेकेंडरी की परीक्षा 28 फरवरी से आरंभ होकर 19 मार्च तक जो है संचालित होंगी और सीनियर सेकेंडरी परीक्षाएं 27 फरवरी से आरंभ होकर 2 अप्रैल तक जो है संचालित करवाई जाएंगी और इसके अतिरिक्त डीएलएडी की परीक्षाएं जो है 27 फरवरी से आरंभ होकर 21 मार्च तक चलेंगी और उन्होंने बताया कि परीक्षाएं एक ही सत्र में दोपहर 12:30 से और शाम 3:30 तक संचालित होंगी। साथ ही बताया कि 5 लाख के लगभग परीक्षार्थी 10वीं और 12वीं परीक्षा देंगे, जिसके 1500 के लगभग जो है परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन परीक्षाओं के प्रयोगार्थ लगभग 1500 के करीब परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, प्रस्तावित हैं। फाइनल सूची इसके बारे में जब बच्चों के हिसाब किताब से उनसे हम ऑप्शन मांगेंगे स्कूलों विद्यालयों से, जिसके लिए 1-2 दिन के अंदर प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। वो होने के बाद उनसे ऑप्शन मांगने के बाद परीक्षा केंद्र अलॉट किए जाएंगे। जहां तक नकल रहित परीक्षाएं आयोजित करवाने का संबंध है, इस बारे में विधिवत रूपरेखाचार करने के लिए पॉलिसी इत्यादि बनाई जा रही है, जिसका अनुमोदन उपरांत बाद में आपको यथाशीघ्र बता दिया जाएगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने बड़ा दावा किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हरियाणा और महाराष्ट्र की तरह दिल्ली में भी बीजेपी की जीत होगी। वहीं अनिल विज का कहना है कि बीजेपी ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जो है छोड़ दिया है। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा देश में जहां भी जाएगा वहां वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से जनता खुश है। वहीं अनिल विज ने आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा। अनिल विज ने कहा कि ये पार्टी धोखे से बनी पार्टी है जो झूठ पर चल रही है।
नहीं, रोड ट्रांसपोर्ट को सुधारने के लिए काफ़ी कुछ विचार किया गया है। सभी जो प्रांतों के मंत्री आए हुए थे उसमें शामिल थे, और नितिन गडकरी जी की तो खुद अपने सब्जेक्ट में मास्टरी होती है, उनको सारी विषय की पूरा उनको ज्ञान होता है, तो उससे उन्होंने अवगत कराया। कई चीज़ें मैंने भी एक दो सुझाव दिए वहाँ पर, और मैंने कहा कि जो रोड एक्सीडेंट हैं वो ठीक है, सड़क भी कारण होता है, कंजेशन भी कारण है। उधर हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने आज फिर आप पार्टी को घेरते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी तो कुछ भी कर सकती है, और पंजाब में किसानों के धरने और आमरण अनशन के पीछे भी क्या उनकी आप आदमी पार्टी जो है कोई गेम या और अनहोनी का इंतजार कर रही है, क्योंकि किसान पंजाब की धरती पर बैठे हुए हैं। बिजाज खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता डल्लेवाल की तबीयत बिगड़ने और शंभू बॉर्डर पर एक किसान द्वारा जहर खाकर आत्महत्या करने के संबंध में पूछे गए सवाल पर जवाब दे रहे थे। इसमें इंडिया लिखने में भी बीच बीच में गैप है। I.N.D.I.A, तो इनके अंदर तो कहीं पर भी आपस में जो सामंजस्य होना चाहिए वो इनमें पहले दिन से नहीं रहा, और रोज देखने को मिलता है कहीं ना कहीं अपने अपने क्षेत्र में जैसे जैसे जहां जहां जिसको लाभ मिलता है उस ढंग से वो कर रहे हैं। पंजाब सरकार और पंजाब की धरती पर किसान बैठे हुए हैं, और पंजाब में श्रीमान केजरीवाल जी की पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, उनकी सरकार है, और वो क्यों नहीं जाके देख रहे हैं? क्यों सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भी अवहेलना कर रहे हैं? क्यों वो स्थिति को खराब होने दे रहे हैं? क्या उसके पीछे भी उनकी कोई गेम है? क्या वो किसी अनहोनी का इंतजार कर रहे हैं? तो ये पार्टी तो कुछ भी कर सकती है। खबर चंडीगढ़ से है, जहां कांग्रेस नेता अजय कुमार ने पत्रकार वार्ता किया, और आपको बता दें कि पीसी में उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जीएसटी लोगों के ऊपर वजन बन गया है। आज देश में असमान आय बढ़ रही है। बीजेपी सरकार में जीएसटी टैक्स बढ़ा है, और हरियाणा में 7 साल से कृषि मंत्री खेती से जुड़ा तक खत्म जो है नहीं कर पाए हैं। और ऐसे में जो है उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। जीएसटी लोग, हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी उसको गुड एंड सिंपल टैक्स बोलते हैं, बाकी देश के लोग बोलते हैं गब्बर सिंह टैक्स या गोलमाल सुपर टैक्स। जिस तरह से 2017 में मिडनाइट, बीच रात को ये बिल पास की गई थी, हमको लगता है कि मोदी जी और निर्मला सीतारमण, मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की यही कोशिश रही होगी कि आप लोग उस समय गहरी नींद में होंगे, और ऐसा टैक्स उन्होंने पास किया था, ना तो गुड है ना सिंपल है। उधर खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ में मंत्री राजेश नागर ने बैठक की, और बैठक के बाद खाद्य आपूर्ति विभाग के मंत्री राजेश नागर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे संज्ञान में कुछ मिलर्स की समस्याएं सामने आई थीं, और जब मिलर्स वाले एफसीआई चावल देते हैं तो कुछ समय ज्यादा लग जाता है, तो इन पर इंटरेस्ट ज्यादा लग जाता है, और विभाग द्वारा होल्डिंग चार्ज भी लगा दिया जाता है। इसको लेकर अधिकारियों के साथ डिस्कशन किया गया है, और अधिकारियों को कहा कि जब कोई उपभोक्ता राशन ले तो उसके मोबाइल पर मैसेज आना चाहिए, ताकि उसे पता लग जाए कि उसने राशन मिला है। तो राशन मिले तो उसका ओटीपी भी उसके पास जाए कि भाई उसको राशन मिल गया, जिससे उसको कंफर्मेशन हो जाए कि भाई आपके उसके फोन पर कि भाई मुझे राशन मिल गया है। और एक टाइमिंग की भी बात भी करी है कि भाई हर एक बोर्ड पर जो बोर्ड लगेगा अभी सभी डिपो होल्डर्स के बाहर, उसमें हेल्पलाइन नंबर भी होगा, उसमें समय भी लिखा जाएगा कि भाई ये समय से इस समय ये डिपो खुलेगा, टाइमिंग
उसके सर्दियों के मंथ और गर्मियों के भी मंथ उसमें लिखे जाएंगे, जिससे कि लोगों को पता रहे कि भाई कब से कब ये डिपो खुलेगा। और एक अब कैमरे की भी बात हुई कि भी कैमरे का टेंडर जो हमने करना है जल्दी से जल्दी उसको करें, उसके लिए भी हमने बातचीत की, डिस्कशन किया और बाय द एंड ऑफ जनवरी उम्मीद है कि कैमरों का भी। उधर हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के 19 जनवरी को होने वाले चुनावों को लेकर प्रत्याशियों ने प्रचार प्रसार में तेजी ला दी है। वार्ड नंबर 28 से श्रोमणी अकाली दल आजाद प्रत्याशी स्वर्ण सिंह रतिया ने भी कमेटी वोटरों से वोटों की अपील की है। उनका कहना है कि पहली बार हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव होने जा रहे हैं और जीतने के बाद उनकी पहली प्राथमिकता रतिया शहर में दीवान हॉल बनाना है और कमेटी में शामिल होकर रतिया में निःशुल्क शिक्षा और चिकित्सा के लिए एक स्कूल में अस्पताल का निर्माण करवाना होगी। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि युवाओं को नशों से बचाने के लिए अनेकों प्रयास किए जाएंगे। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का पहला चुनाव पर्व और बड़ी खुशी नाल जिहड़े लोग है इहदे विच भाग लै रहे हैं और साडे जिहड़े श्रोमणी अकाली दल आजाद वालों दास स्वर्ण सिंह रतिया 28 नंबर वार्ड तो और 26 नंबर वार्ड तो साडे सुखपाल सिंह जी सोता जिन्हां दा चुनाव निशान समुद्री जहाज और बड़ा उत्साह संगतां दे विच और वो चाहुंदे ने कि हरियाणे का विकास होवे, इत्थे एजुकेशन हॉस्पिटल अते होर सहूलतां हरियाणा वासियों नूं मिलण। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसमें उन्होंने कहा कि लोकसभा की संस्था प्राइड ने ये प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया है। विधानसभा सभी अधिकारियों कर्मचारियों का यह 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर था और प्राइड की पूरी टीम और अधिकारियों ने अपने संबोधन रखे हैं। और इस प्रशिक्षण शिविर के लिए मैं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला और पूरी प्राइड की टीम का आभार व्यक्त करता हूं। और क्या कुछ कहा उन्होंने अपनी इस पीसी में, आपको सुनवाते हैं। सभी कर्मचारी और अधिकारियों के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम इसका आयोजन किया गया और ये पहली बार हुआ है कि प्राइड जो एक लोकसभा की संस्था है उसने दिल्ली से बाहर आकर इस प्रकार के किसी कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम को कंडक्ट किया हो। आज का ये कार्यक्रम के लिए मैं विशेष रूप से माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हमारे अनुरोध पर हमारे कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करवाया और इसमें प्राइड की पूरी टीम। उधर कैथल के युवक की अमेरिका में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। बता दें कि करीब 5 महीने पहले रोजगार की तलाश में सक्षम मदान अमेरिका गए थे। जानकारी के मुताबिक मृतक सक्षम 6 जनवरी की शाम को साइकिल से अपनी ड्यूटी पर जा रहा था। जैसे ही उसने ट्रैफिक सिग्नल पर अपनी साइकिल रोकी तो पीछे से आ रहे एक गाड़ी चालक ने उसकी साइकिल को टक्कर मार दी। घायल सक्षम को तुरंत अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। वो 5 महीने से वहाँ विदेश में रह रहा था जी। उसको यहाँ से 6 महीने के हुए थे। हमारे को 7 तारीख को सुबह 6 बजे कॉल आई कि ऐसे ऐसे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। कौन से देश में था? USA। किस पर्पज से जाते हैं जी? आपके पर्पज से किया था जी, रोजगार कर गया था जी। 2 पैसे सक्षम नाम था जी लड़के का। हमें 3 दिन पहले पता लगा है। वो दोस्त था मेरा और USA गया था काम की, उससे 2 पैसे कमाने के लिए। वो अपने काम पे जा रहा था, रोजगार पे, मतलब स्टोर पे लगा हुआ था वो। तो बस उसके कमरे से 1 किलोमीटर दूर होगा, वो वहाँ बत्ती पे खड़ा था, साइकिल पर था, तो पीछे से गाड़ी ने एक्सीडेंट कर दिया तो उसकी वहाँ मौके पे डेथ हो गई। मेरा ब्रदर इन लॉ था वो, जो गया हुआ था बाहर। वो 6 महीने से बाहर गया हुआ था। इससे पहले यहाँ पे उसका सर्विस सेंटर था, वर्लपूल का, हिटैची का वो सर्विस सेंटर चला रहा था और रेफ्रिजरेशन और AC का उसका बहुत पुराना काफ़ी समय से काम था उसका। तो रोजगार के लिए ही वो बाहर गया था। सब घर वालों को मना करने के बाद भी उसको ये था भाई बाहर जाना और बाहर जाके मेरे को अपना काम सेटल करना है, और वहाँ पे वो काम सेटल कर भी दिया था उसने और काम कर भी रहा था ठीक उससे। बस अनफॉर्चुनेटली अपना जा रहा था अपना साइकिल पे अपने काम पे, बट एकदम ट्रक के साथ उसकी टक्कर हुई है और मौके पे ही उसकी वहाँ पे डेथ हो गई है।
उधर महेंद्रगढ़ के रहने वाले युवक नीरज ने बीते मंगलवार को राजस्थान के कोटा में सुसाइड कर लिया और यह घटना जवाहर नगर थाना क्षेत्र की है, जहां मृतक छात्र नीरज हरियाणा के महेंद्रगढ़ का निवासी था। वह 2 साल से कोटा में जेईई की तैयारी कर रहा था। नीरज का शव उसके हॉस्टल के कमरे में पंखे से लटका हुआ मिला और घटना की जानकारी हॉस्टल स्टाफ को तब हुई जब उन्होंने रात्रि में रूम चेक किया और एडिशनल एसपी दिलीप सैनी ने बताया कि नीरज राजीव गांधी नगर स्थित आनंद कुंज रेजिडेंसी में रहता था और बीते मंगलवार की रात को उसने सुसाइड किया। स्टाफ के अनुसार नीरज शर्मा को अपने दोस्त के साथ में बाहर खाना खाने गया था और सामान्य दिख रहा था। रात में जब अटेंडेंस ली गई तब उसने दरवाजा नहीं खोला। रोशनदान से झांकने पर पता चला कि उसने पंखे से फंदा लगा लिया है। नीरज के माता पिता अपने बेटे की इस असमय मृत्यु को लेकर गहरे दुख में है। परिवार ने प्रशासन से घटना की गहराई से जांच करने की मांग की है। उधर चरखी दादरी शहर के भिवानी चौक फ्लाईओवर के पास में सड़क व्यवस्था खराब होने से स्थानीय नागरिक और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि पिछले काफी समय से भिवानी रोड पर सड़क बिल्कुल टूटी हुई है, जिसके कारण आने जाने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया गया, लेकिन बीच में कई दिन तक काम बंद रहा, जिसके कारण राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। और वार्ड नंबर 19 के पूर्व नगर पार्षद वीरेंद्र पप्पू ने बताया कि चरखी दादरी में विभिन्न स्थानों पर सड़कें बिल्कुल टूटी हुई हैं। चरखी दादरी शहरवासियों की सुध लेने वाला कोई नहीं है, जबकि सरकार द्वारा विकास के नाम पर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर समस्या बहुत विकट बनी हुई है। ये समस्या तो जो है पूरे दादरी वासियों के लिए, जो इधर भिवानी रोड से गांव जो जुड़े हुए हैं सभी के लिए है, खाली यहाँ के वार्ड के लिए नहीं, पूरी दादरी के लिए समस्या खड़ी है ये। क्योंकि आने जाने वाले जितने व्हीकल्स आते हैं या कोई भी बाइक से आता है या पैदल आता है, सभी को आने जाने में बड़ी दिक्कतें हो रखी है। यहाँ की जो लोकल कॉलोनियां हैं वो तो बिल्कुल ब्लॉक हो चुकी हैं, आने जाने का रास्ता कहीं भी नहीं है उनको। पेट्रोल पंप के सामने से गली थी, उसको भी तोड़फोड़ कर दिया गया है, वहां से गाड़ियां निकल जाती थी, वहां से भी बंद हो चुका है। अभी लोग या तो रावलदी बाईपास के थ्रू जाते हैं या फिर पुल को क्रॉस करते हुए महेंद्रगढ़ बाईपास से वापस मुड़ते हैं टी पॉइंट से। विभाग भी भ्रष्ट हो चुका है और ऊपर से जो सरकार बैठी है उन्होंने इसके बारे में संज्ञान लेना चाहिए। देखिए, सरकार की चरखी दादरी की तरफ कोई ध्यान नहीं है। लगातार 3 योजना होगी सरकार बने हुए और भिवानी रोड की इतनी बुरी हालत है, अगर मेरे हिसाब से करीबन 10 साल से ऊपर तो जब से ये पुल बना है हमें देखते हुए यहाँ कोई भी सुविधा के नाम पे कुछ नहीं है, सिर्फ आम पब्लिक को परेशान किया जा रहा है। और इसकी तरफ किसी भी विभाग का, किसी महकमे का, किसी सरकार के नुमाइंदे का इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है और शायद भविष्य में यही हालात रहे तो उसकी तरफ ध्यान होगा भी नहीं। देखिए, करोड़ों रुपए कागजों में तो यहाँ आते हैं पर धरातल पे यहाँ रुपया लगता नहीं। खबर फरीदाबाद से है, जहां सेक्टर 62 आशियाने के पास में झाड़ियों में 26 वर्ष युवक का शव मिला और आपको बता दें कि मृतक 22 दिन से घर से लापता था। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक के परिवार के लोगों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पुलिस समय रहते कार्रवाई करती तो युवक की मौत नहीं होती। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उधर हरियाणा पुलिस का कर्मचारी सट्टे में पैसे हारने और देनदारी ज्यादा होने के कारण किया था अपने दोस्त के साथ में मिलकर संदीप का अपहरण। पुलिस के ऊपर सालवन के पास गोली भी चलाई थी। आरोपियों ने 2 करोड़ की फिरौती मांगी थी। संदीप के परिवार से 80 लाख में हो गई थी बात। संदीप के मोबाइल के सिम को नए फोन में डालकर परिवार से मांग रहे थे फिरौती। पुलिस ने गोहाना के पास से किया था तीनों को गिरफ्तार। तीनों आरोपियों के ऊपर थे पहले से ही कई मामले दर्ज। आरोपियों के पास से देसी पिस्टल, जिंदा कारतूस, गाड़ी भी की थी बरामद। 3 दिन के रिमांड के बाद आज फिर
किया कोर्ट में पेश। अब भेजा न्यायिक हिरासत में। इस अपहरण की गुत्थी को पुलिस ने 9 घंटे में सुलझा लिया था। अलग अलग टीमों का गठन किया। सख्त हिदायत थी कि जिस बंदे का किडनैप किया है उसको कुछ नहीं होना चाहिए जी। पहली प्राथमिकता उसको सही सलामत बरामद करने की थी। प्लान के मुताबिक हर जगह नाकाबंदी हुई। ये उसके बाद इन्होंने जींद इलाके में जाके फिर से कॉल किया कि भाई पैसे का जुगाड़ करो। उन्हें कहा मैं 2 करोड़ का जुगाड़ नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि आप 1.5 करोड़ रुपये कर दो, 1.5 करोड़ में हम काम चला लेंगे, आपके बच्चे को सही सलामत छोड़ देंगे। जब ये उसके बाद ये आरोपी संदीप कुमार को ले जाए गुहाना गए, वहाँ गांव के इलाकों में घुमाते रहे इसको। उधर तोशाम में जिला का पहला फर्स्ट रेफरल यूनिट शुरू कर दिया गया है, जहां नवजात लड़के सहित 2 बच्चों का जन्म हुआ। वहीं अब तक 3 बच्चों की डिलीवरी हो चुकी है। बता दें कि नवजात बच्चे की मां को CMO डॉक्टर रघुवीर सिंह शांडिल्य और SDM डॉक्टर अशवीर सिंह ने संयुक्त रूप से सिजेरियन डिलीवरी के बाद में जन्म प्रमाण पत्र और डाइट किट सौंपी है। बता दें कि CMO डॉक्टर रघुवीर सिंह शांडिल्य ने बताया कि तोशाम नागरिक अस्पताल में फर्स्ट रेफरल यूनिट की सुविधाएं शुरू कर दी गई है। यूनिट बनाया गया है। इसमें सुविधा बच्चों के लिए सुविधा पीडियाट्रिशियन का होना जरूरी होता है, दूसरा हमारे गायनोकोलॉजिस्ट का होना जरूरी होता है। तो इनकी जो सेवाएं हैं बच्चे के डॉक्टर की और गायनिक के डॉक्टर की सुविधा दी जा रही है। इसमें सिजेरियन सेक्शन के लिए जो बड़े अस्पताल में जाना पड़ता था वही सिजेरियन सेक्शन की सुविधा यहाँ उपलब्ध हो रही है। अब तक हमने 3 सिजेरियन सेक्शन यहाँ तक हो गए हैं। हम टारगेट लेके चलते हैं कि कम से कम 1 महीने में 10 से ज्यादा इसमें सिजेरियन सेक्शन हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको सूचना मिले और उसकी सुविधा का फायदा उठा सके। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।